हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इस समय हम आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी युग का हम आज लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। और आज हम आपका जो हम सीरीज़ लेके चल रहे थे 1885 से लेके 1947 तक का, उसको ख़त्म करेंगे। और कुछ विविध चीज़ें जो हमारी छूट गई हैं, जो चीज़ें छूट गई हैं उनको भी हम करेंगे। और इसके बाद हम आपकी लाएंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, वो आएगी कब? जब इसके सारे क्वेश्चन हम करा देंगे आपको। 1885 से लेके 1947 तक जितने भी आपका मैंने कराया है थ्योरी, उन सभी के हम क्वेश्चन जब करा देंगे, उसके बाद आपका हम लेकर आएंगे क्या, सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज ये लास्ट पार्ट है, इसको पढ़िए। इसके बाद हम सारे क्वेश्चंस करके जितने भी 100-200 क्वेश्चन, 200-250 क्वेश्चन है हमारे पास, वो सारे हम करेंगे। वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों, सारे क्वेश्चन को हम करेंगे कि वहाँ से जो चीज़ें आपकी छूट गई होंगी वो भी कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था, फिर हम आज आगे देख रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा चीज़ों को और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है कि लिन-लिथुगो प्रस्ताव की हम बात करेंगे। ये कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। क्योंकि इसकी डेट याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप डेट एक जगह सारी आप लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने रामगढ़ सम्मेलन में प्रस्ताव दिया कि यदि अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाए तो कांग्रेस अंग्रेजों के साथ युद्ध कार्यों में सहयोग कर सकती है। यहाँ क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज कह रहे थे कि भारतीय हमारे साथ आ जाएं। ठीक है, तो उसी में क्या कहा, कांग्रेस ने रामगढ़ सम्मेलन में प्रस्ताव दिया था। अगर पूछा जाए कांग्रेस ने किस सम्मेलन में प्रस्ताव दिया था कि हम अंग्रेजों के साथ का सहयोग करेंगे, ठीक है, कि अगर वो हमारे अंतरिम सरकार में गठन कर दें तो हम उनका सहयोग करेंगे, तो ये रामगढ़ सम्मेलन में कहा था कांग्रेस ने। ठीक है, फिर बात करेंगे, इस प्रस्ताव के बाद लिन-लिथुगो प्रस्ताव आया। इसे ही अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा लिन-लिथुगो प्रस्ताव को और क्या कहा जाता है, तो इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। ठीक है, ये चीज़ें आगे इस प्रस्ताव के अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनको भी हम जानते हैं। तो मुख्य बिंदु क्या है कि वायसराय कार्यकारिणी में भारतीयों की संख्या में वृद्धि करना, ये इन लोगों ने मांग की थी। ठीक है, इस परिषद में 12 में से 8 भारतीय सदस्य होंगे, ये मुख्य बिंदु था। और एक युद्ध सलाहकार कमीशन का गठन किया जाएगा, एक बिंदु ये था आपका। युद्ध के बाद भारतीयों से संविधान निर्माण पर प्रस्ताव लिया जाएगा। ठीक है, तो इन लोगों ने कहा था कि युद्ध में हमारा साथ दे दो, उसके बाद हम सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग को पूर्ण महत्व प्रदान करने का भरोसा दिया था और डोमिनियन स्टेट की स्थापना का भी भरोसा दिया था। तो ये सारी चीज़ें थी। अंग्रेजों ने कहा था कि आप हमारा युद्ध में साथ दीजिए, फिर हम आपका देंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने देख लिया था, वैसे ही विश्वास करना इन पर आसान नहीं था। चलिए हम एक बार और देख लेते हैं कौन से मुख्य बिंदु थे, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो पहला बिंदु क्या था कि वायसराय की कार्यकारिणी सभा में, ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी सभा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि करना। और 12 में से 8 जिसमें भारतीय होंगे। एक युद्ध सलाहकार कमीशन का गठन किया जाएगा। फिर आगे हम बात करेंगे, एक युद्ध सलाहकार कमीशन का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद भारतीयों से संविधान निर्माण पर हस्ताक्षर लिया जाएगा, प्रस्ताव लिया जाएगा। और भारत के अल्पसंख्यक वर्ग को पूर्ण महत्व प्रदान करने का भरोसा दिया जाएगा और डोमिनियन स्टेट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या था इसी आपके प्रस्ताव में। लिन-लिथुगो प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। ये जब प्रस्ताव लाए ये अंग्रेज लोग, तो इसे किसने जो है अस्वीकार कर दिया था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे जो है अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इसमें युद्ध समाप्ति के पश्चात संविधान निर्माण का प्रस्ताव था और ये लोग रिस्क लेना नहीं चाहते थे कि फिर से हमारे साथ वही चीज़ें दोहराई जाएंगी जो पहले दोहराई जा चुकी हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने सोचा कि हम युद्ध में इनका साथ भी दे देंगे, उसके बाद भी हमारे साथ चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं होंगी। तो इसीलिए इन्होंने स्वीकार कर दिया कि इसमें युद्ध समाप्ति के बाद का जो है संविधान निर्माण का प्रस्ताव था। फिर अगला पॉइंट हमारा है, लिन-लिथुगो प्रस्ताव ही प्रथम महत्वपूर्ण प्रस्ताव था जिसमें ब्रिटिश सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया था कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का ही अपना अधिकार है। तो इसी प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया था कि जो भारत का संविधान बनाना है ये भारतीयों का अपना अधिकार है। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे, ध्यान से देखते हैं। लॉर्ड लिन-लिथुगो ने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाएगा कि गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? तो लिन-लिथुगो ने कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे, भारत सचिव लॉर्ड एमरी ने कहा था कि आज मुख्य झगड़ा ब्रिटिश सरकार और आज़ादी मांगने वाले तत्वों में नहीं है, अपितु भारत के राष्ट्रीय जीवन के भिन्न तत्वों में है।
तो ये लाइनें किसने कही थी? भारत सचिव लॉर्ड एमरी ने कही थी। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्रस्ताव में प्रस्तुत जो है डोमिनियन स्टेट की स्थिति दरवाजे में लगी जंग खाई कील की तरह है। नेहरू ने क्या कहा था? ध्यान से सुनिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्रस्ताव में प्रस्तुत डोमिनियन स्टेट की स्थिति दरवाजे में लगी जंग खाई कील की तरह है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा लिलिथगो प्रस्ताव, जिसे हमने अगस्त प्रस्ताव भी कहा था। अब फिर हम आगे देखते हैं, आगे आता है आपका क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। ये कब आया था? मार्च 1942 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंसेंट चर्चिल थे। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि जब क्रिप्स प्रस्ताव आया तो वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, तो चर्चिल थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल पर विश्व के नेताओं ने दबाव बनाया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, चीनी राष्ट्रपति चांग कोई शोक और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता थे। इन लोगों ने क्या किया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो विंसेंट चर्चिल हैं इनके ऊपर दबाव बनाया। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, ये हो गया। तो अगर हम देखें यहाँ पर, ये पहली लाइन हमने पढ़ ली कि इस समय प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। ठीक है, और यहाँ पर वायसराय अगर पूछा जाए तो वायसराय लिनलिथगो ही था। ठीक है, लिनलिथगो था। तो ये चीज़ याद रखिए, पूछा जाता है कि जब क्रिप्स प्रस्ताव आया तो भारत का वायसराय कौन था, तो हम कह सकते हैं लिनलिथगो था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसी को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अभी सब उसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, हम बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण विश्व समुदाय में अंग्रेजों के विरुद्ध गलत संदेश जा रहा था, जिसके कारण ब्रिटेन दबाव में था। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, इसमें जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है गलत संदेश जा रहा था, जिस कारण ब्रिटेन क्या है? दबाव में हो गया था। और युद्ध मैत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग भारत आया, जो क्रिप्स मिशन जिसे कहते हैं। यह समाजवादी और उदारवादी था। क्रिप्स भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखता था। ठीक है, और क्रिप्स 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। अगर पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन जो है कब भारत पहुंचा था, तो 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था, जिसका वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों के सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें मनाना था। इन लोग का पूरा मोटिव था कि ये लोग द्वितीय विश्व युद्ध में इन लोग की सहायता करें, अंग्रेजों की, भारतीय जो हैं। क्रिप्स ने आते ही घोषणा कर दी थी कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य जितना जल्द संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना करना है। इन्होंने क्या कहा था? ध्यान से सुनिएगा। क्रिप्स ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य क्या है कि जितना जल्द हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना करना। इन्होंने सीधे सीधे कहा था कि हम यही चाहते हैं कि आप लोगों का ही शासन हो आपके देश पर। फिर बात करिए, कांग्रेस ने क्रिप्स से बातचीत करने के लिए मौलाना आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया। तो अगर पूछा जाता है कांग्रेस ने क्रिप्स से बातचीत करने के लिए किसे नियुक्त किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को किया था। और क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा कब की गई थी? 29 मार्च 1942 को। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा कि क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था? ठीक है, कब आया था भारत? तो आया था आपका 22 मार्च 1942 को, और इसकी घोषणा कब की गई थी? 29 मार्च 1942 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख प्रस्ताव इसमें क्या था? देखिए, प्रमुख प्रस्ताव इसमें था, जो क्रिप्स मिशन आया था, इसमें प्रमुख प्रस्ताव क्या था? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन स्टेट्स देंगे। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए ब्रिटिश सरकार अलग से समझौता करेगी। प्रांतीय विधानसभाओं से संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन किससे होगा? प्रांतीय सभाओं से होगा, जिसके सदस्य पूर्णतः भारतीय होंगे, ऐसा इन्होंने कहा। और प्रांतीय सरकारें संविधान सभा के सुझावों को मानने के लिए तैयार नहीं मानने या नहीं मानने के लिए स्वतंत्र होंगी। सीधे सीधे इन्होंने कहा था कि हम युद्ध समाप्ति के बाद ही सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि हम डोमिनियन स्टेट्स भी भारत में करेंगे, लागू करेंगे, और अल्पसंख्यकों के लिए ब्रिटिश सरकार अलग से समझौता करेगी, और भारतीय विधानसभाओं के संविधान सभा का गठन होगा, जिसके सदस्य पूर्णतः भारतीय होंगे, और प्रांतीय सरकारें संविधान सभा के सुझावों को मानने या नहीं मानने के लिए स्वतंत्र होंगी, यानी कि कोई बाध्यता नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर अब आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें और कही गई थी क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में आपके। तो क्रिप्स के सभी प्रस्ताव युद्ध के बाद लागू होने थे। देखिए, इसीलिए इसको भारतीय नहीं मान रहे थे, अतः कांग्रेस ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि गांधी जी ने किसे जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जिसमें किसी ने आगे जोड़ दिया कि जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। ठीक है,
क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा एक बार, कि क्रिप्स प्रस्ताव, हाँ, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा, जिसमें किसी ने आगे जोड़ दिया कि जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। फिर आगे हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टैफोर्ड क्रिप्स के मित्र भी थे। नेहरू और क्रिप्स क्या थे, मित्र थे। नेहरू ने कहा, अब मैंने पहली बार इन प्रस्तावों को पढ़ा तो मैं बुरी तरह निराश हुआ और मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं, और मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं, जिनकी योजना लागू करने का परिणाम देश में विभाजन के दरवाजे खोलने जैसा है। तो ऐसी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप एक से दो बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये हो गया हमारा क्रिप्स प्रस्ताव, तो हमने देख लिया। फिर अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आगे हम देखते हैं, एक सेकेंड। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, ध्यान से चीज़ों को सुन लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा। हम यहाँ देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, कब शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942 को। ओके, चलिए अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। डेट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। तो क्रिप्स मिशन के भारत में असफल होने पर, क्रिप्स मिशन जो अभी हमने पढ़ा वो असफल हो गया था। क्रिप्स मिशन का भारत में असफल होने पर भारत पर जापान के आक्रमण के बढ़ते दबाव के कारण भारतीयों में निराशा और डर का माहौल था। अतः गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेज़ों से तुरंत भारत छोड़ने और जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक सहयोग का आह्वान किया, ठीक है। तो ये लाइन हो गई, इसमें कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आगे हम क्या देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। हम देखते हैं कि 14 जुलाई 1942, ठीक है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कहाँ पर हुई, वर्धा में हुई। ये इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी आपकी। इसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। तो पूछा जाएगा आपसे कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा, तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को रखा, और इसे कहाँ पर रखा था, बैठक कहाँ पर हुई थी, वर्धा में हुई थी, और इसे स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, जब ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इस समय आपका वायसराय कौन था, लिन लिथगो, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, लिथगो। अब देखिए, गो का मतलब क्या होता है, जाना, तो यानी छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो लिन लिथगो ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, तो लिन लिथगो ही था, याद रखेंगे हम। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ध्यान से सुन लीजिएगा चीज़ों को भी, और आगे ही पढ़ेंगे कि ये शुरू कहाँ से हुआ था। मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था, ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। अगस्त क्रांति मैदान भी उसको कहते हैं, अगस्त क्रांति मैदान। और यहाँ पर देखिए 8 अगस्त को ये आंदोलन शुरू हुआ था, और 9 अगस्त को अरुणा आसफ अली ने, 8 अगस्त को ये आंदोलन शुरू हुआ था, और 9 अगस्त को अरुणा आसफ अली जी ने जो है यहाँ पर झंडा फहराया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड लेडी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, तो अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं चीज़ों को, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो हम फिर आगे देखते हैं, ये चीज़ें हो गई। फिर आगे हमारा, कांग्रेस ने यह निष्कर्ष निकाला कि और अधिक चुप रहना, यह स्वीकार कर लेना है कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता की इच्छा जाने बिना भारत का भाग्य तय करने का अधिकार है, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपके ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं हम कि गांधी जी ने हरिजन में लिखा, हरिजन गांधी जी की पत्रिका थी, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछी गई है। हरिजन में लिखा था कि भारत में अंग्रेज़ों की उपस्थिति जापानियों के आक्रमण को निमंत्रण है, ठीक है। क्या लिखा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में, कि भारत में जो है अंग्रेज़ों की उपस्थिति जापानियों के आक्रमण को निमंत्रण है। उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि भारत को ईश्वर के हाथों या अराजकता में छोड़ दो, जब सभी दल कुत्तों की भांति आपस में लड़ेंगे, और जब वास्तविक उत्तरदायित्व तो सिर पर पड़ेगा तो स्वयं आपस में समझौता कर लेंगे। तो ये गांधी जी ने कहा था। तो अगर ये लाइन पूछी जाए तो देख लीजिएगा ध्यान से, और ठीक है, क्या कहा था अंग्रेज़ों से गांधी जी ने कहा था, भारत को ईश्वर के हाथों या अराजकता में छोड़ दो, जब सभी दल कुत्तों की भांति आपस में लड़ेंगे, और जब वास्तविक उत्तरदायित्व तो सिर पर पड़ेगा तो स्वयं आपस में समझौता कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या है, कांग्रेस को चुनौती देते हुए गांधी जी ने कहा था, यदि कांग्रेस ने मेरे संघर्ष प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी गई थी कि किसने कहा था कि मैं देश की मिट्टी से ही सबसे बड़ा, कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। तो ये गांधी जी ने कहा था कांग्रेस से, ठीक है।
तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि वायसराय कौन था, लिनलिथ था, और ब्रिटेन का पीएम कौन था, चर्चिल था। ठीक है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था और भारत सचिव था एमरी। ये तीनों आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम बात करेंगे 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी। यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा और सरदार पटेल ने समर्थन किया था। तो ध्यान से एक बार और सुन लीजिएगा यहाँ पर कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस समझौता, ठीक है, कांग्रेस सम्मेलन मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी। यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था और सरदार पटेल ने इसका समर्थन किया था। फिर आगे हम देखते हैं कि गांधी जी ने 70 मिनट का एक भाषण दिया और कहा कि करो या मरो का नारा देते हुए कहा कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, उसे आप हृदय में संजो कर रखें और अपनी सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वह मंत्र है करो या मरो। ठीक है, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इसी कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का अस्थायित्व रखने के लिए हम जिंदा नहीं रखेंगे। तो सीधी सीधी बात है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। बस इतनी ही चीज़ें हैं इसमें आपको याद रखनी है। फिर आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 9 अगस्त 1942 ये डेट थी। 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया था, जब इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा गया था। तो बात करेंगे 9 अगस्त 1942 से आंदोलन प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन 0 आवर चला। इसके अंतर्गत क्या हुआ, कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये लाइन आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है कि गिरफ्तार करके गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। ठीक है, ये कोई जेल नहीं था। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। मौलाना आज़ाद को बाकुड़ा जेल में रखा गया और राजेंद्र प्रसाद जो है पटना जेल में, और कांग्रेस के अन्य सभी नेताओं को अहमदनगर किले में रखा गया। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे हम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो क्या हमने देखा, ध्यान से सुनिएगा कि गांधी जी को किस जेल में, कहाँ पर रखा गया, पूना के आगा खां पैलेस में। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा के जेल में, मौलाना आज़ाद को बाकुड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में, और कांग्रेस के सभी नेताओं को अहमदनगर किले में रखा गया। फिर आगे हम क्या देखते हैं, इस समय जर्मनी में हिटलर व इटली में मुसोलिनी व जापान में तोजो मिलकर राष्ट्रों को चुनौती दे रहे थे। जापान ने नारा दिया था कि एशियाई के लिए इस नारा को एशिया का मुनरो सिद्धांत कहा जाता है। अगर पूछा जाता है आपसे कि एशिया का मुनरो सिद्धांत किससे कहा जाता है, तो एशियाई के लिए जो नारा आया था इसे क्या कहा जाता था, मुनरो सिद्धांत कहा जाता था। तो मुसोलिनी ने कहा था कि एक ही स्वतंत्रता होती है, वह है राज्य की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता उसी में शामिल होती है। भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वहीन था। ठीक है, नेतृत्वहीन था क्योंकि इसमें देखिए आपका मुस्लिम लीग ने भी समर्थन नहीं किया था, इसमें मुस्लिम लीग नहीं शामिल था। सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार हो जाने के बाद कांग्रेस के द्वितीय पंक्ति के नेताओं ने आंदोलन चलाया। ठीक है, कांग्रेस के द्वितीय पंक्ति के नेताओं ने आंदोलन चलाया, जैसे राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी। तो ये सारे लोग थे। और इसमें अगर पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था, तो मुस्लिम लीग ने जो है समर्थन नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। तो इंपॉर्टेंट हो गई ये लाइन आपकी, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये हो गया आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान से सुनिएगा, कब शुरू हुआ, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और यही सारी चीज़ें थी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अगर पूछा जाए ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के कौन अध्यक्षा थी, तो ये थी सुचेता कृपलानी। 1940 की हम बात करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ छूट गई है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक नाम आया था ऊषा मेहता। ठीक है, ऊषा मेहता, ये नाम याद रखिएगा, ऊषा मेहता का नाम आया था। तो ये मुंबई के भूमिगत खुफिया रेडियो की इन्होंने स्थापना की थी और जिसका नाम रखा था द वॉइस ऑफ फ्रीडम, क्योंकि इसके अंतर्गत ये भारतीयों को संदेश देती रहती थी खुफिया तरीके से कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। एक सेकेंड, कैबिनेट मिशन 1946। चलिए आगे हम देखते हैं। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था। तो ब्रिटेन में 1945,
में चुनाव हुए और लेबर पार्टी सत्ता में आई। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। तो कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। भारत में 1946 के चुनावों में आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को अपार बहुमत मिला। इस समय मुस्लिम लीग मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था बन गई थी। तो इस समय क्या हुआ था? मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था बन गई थी। फिर बात करेंगे कि एटली ने 19 फरवरी 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन की घोषणा की। अगर पूछा जाए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य तो 3 थे। कब घोषणा की थी? 19 फरवरी 1946 को। ठीक है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्ष भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस व अन्य दो सदस्यों नौसेना मंत्री एवी अलेक्जेंडर और व्यापार मंडल का स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य कौन कौन से थे? जो सचिव था वो पैट्रिक लॉरेंस था और एक अलेक्जेंडर था और एक क्रिप्स था। ठीक है। क्रिप्स मिशन वाला क्रिप्स वही था। इस मिशन का कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता स्थानांतरण के उपाय तलाशना तथा संविधान निर्माण की प्रक्रिया को तय करना था। और यह मिशन जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। ठीक है। ये मिशन क्या था? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। कुछ चीज़ें हम और जान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें सुझाव दिया गया था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्ता के साथ भारत संगठित होगा। और यहाँ पर क्या हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों थे। कांग्रेस की सरकार की योजना पर सहमत नहीं हुए थे। और विफलता के बाद जो क्या हुआ था? मुस्लिम लीग ने पाक की मांग बड़े पैमाने पर आंदोलन कर दिया था इसमें। अब हम बात करेंगे, एक डेट आपकी आती है 16 अगस्त। ठीक है। 16 अगस्त 1946 इस दिन मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर बात करेंगे सितंबर 1900, चलिए हम इसको आगे देख लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, यहीं पे बात करते हैं सितंबर 1946 को क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम कैबिनेट की बैठक की गई थी कांग्रेस द्वारा। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की तो अंतरिम बैठक कब की गई थी? सितंबर 1946 में की गई थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना, एक सेकेंड, माउंटबेटन योजना कब आई थी? आपकी 3 जून 1947 को, यानी कि एक सेकेंड, हाँ, माउंटबेटन योजना की बात करेंगे। ये आपकी आई थी 3 जून 1947 को। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इस योजना को डिक्की बर्थ प्लान भी कहा गया था। डिक्की बर्थ प्लान भी कहा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इस योजना को डिक्की बर्थ प्लान कहा गया था। और इसके तहत भारत आज़ाद होगा, परंतु उसका विभाजन होगा, ऐसी चीज़ें बात की गई थी। भारत 15 अगस्त व पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद होंगे। तो माउंटबेटन योजना में ऐसी चीज़ें की गई थी, यानी कि देश के विभाजन का आधार अगर पूछा जाए कौन सी योजना थी, तो माउंटबेटन योजना ही थी देश के विभाजन का आधार, याद रखेंगे हम। ठीक है। और इस समय जो है ब्रिटेन का PM कौन था? क्लीमेंट एटली था, एटली ही था, याद रखेंगे। ठीक है। और हम बात करें यहाँ पर अगर, तो वायसराय का माउंटबेटन ही था। और यहाँ पर 20 फरवरी 1947 को, ध्यान से सुनिएगा, 20 फरवरी 1947 को, इससे पहले ही 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि हम जो है 1948 में भारत छोड़ देंगे, ऐसी चीज़ें इन्होंने कही थी। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। और 22 मार्च जो है 1947 को क्या हुआ था? 22 मार्च 1947 को भारत का अंतिम वायसराय या माउंटबेटन भी बन गया था। तो चीज़ें जो हैं पर लिखी उनको हम देख लेते हैं, फिर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं। चलिए एक सेकेंड। तो ये हमारा चल रहा है क्या? माउंटबेटन योजना। तो इसमें क्या हमने देखा? पहली लाइन हमने देख ली थी, चलिए फिर से देख लेते हैं कि इस योजना को डिक्की बर्थ प्लान भी कहा जाता है। एक सेकेंड, इस योजना को डिक्की बर्थ प्लान भी कहा जाता है। इसके तहत भारत आज़ाद होगा, परंतु उसका विभाजन होगा, यानी विभाजन का आधार क्या बना था? माउंटबेटन योजना बनी थी। और 15 अगस्त को भारत व 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होंगे। फिर बात करेंगे पाकिस्तान में उत्तर पश्चिम प्रांत, सिंध पश्चिमी प्रांत, पूर्वी बंगाल व असम के सिलहट जिला शामिल होगा। उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं सिलहट में जनमत का संग्रह कराया जाएगा, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। फिर बात करेंगे रेडक्लिफ आयोग ने पंजाब, बंगाल और असम में सीमा निर्धारण किया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेडक्लिफ आयोग ने पंजाब, बंगाल और असम की सीमा का निर्धारण किया था। इस आयोग में रेडक्लिफ के अलावा कुल 4 सदस्य थे, जिसमें 2 सदस्य कांग्रेस से तथा 2 सदस्य मुस्लिम लीग से थे। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। फिर हम बात करेंगे 3 जून 1947 को क्या हुआ? 3 जून 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 3 जून योजना
की घोषणा की और ब्रिटेन संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी कि 3 जून 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 3 जून की घोषणा की और ब्रिटेन संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया था। फिर हम बात करेंगे कांग्रेस की कार्यवाही में विभाजन का प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत ने रखा था और कहा था कि हमें आत्महत्या व पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। तो ध्यान से सुनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी कि कांग्रेस की कार्यकारिणी में विभाजन का प्रस्ताव किसने रखा था? गोविंद वल्लभ पंत ने रखा था और क्या कहा था कि हमें आत्महत्या व पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। ठीक है, और मौलाना आज़ाद ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था और कहा था कि ये फैसला सही नहीं है। ठीक है, फैसला सही नहीं है, परंतु कांग्रेस के सामने दूसरा विकल्प भी नहीं है। और इसके बारे में सरदार पटेल ने क्या कहा था? इसके बारे में सरदार पटेल ने कहा था कि सरदार पटेल ने मौलाना कलाम से कहा था कि यदि आज पाकिस्तान नहीं बना तो सरकार के हर विभाग में एक पाकिस्तान होगा, कोई पाकिस्तान चाहे या ना चाहे, लेकिन अब मैं पाकिस्तान चाहता हूँ। ये किसने कहा था? सरदार पटेल ने कहा था मौलाना कलाम से। फिर बात करेंगे गांधी जी ने मौलाना आज़ाद से क्या कहा था कि विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होगा। ये गांधी जी ने शब्द कहे थे। और गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन करने को कहा था। गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के बैठक में सदस्यों से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन करने को कहा था। गांधी जी ने कहा था कि लोग हृदय से विभाजन को स्वीकार नहीं करें ताकि दोनों देश पुनः एक हो सके। ठीक, फिर आगे क्या हम बात करेंगे? आगे हम बात करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमने सिरदर्द को ठीक करने के स्थान पर सिर काटना ही उचित समझा और विभाजन से देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। ठीक, फिर आगे क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हमें सिर कटा और नग्न पाकिस्तान मिला। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हमें सिर कटा और नग्न पाकिस्तान मिला। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि पृथक निर्वाचन पद्धति के कारण ही देश का विभाजन हो रहा है। ठीक है, अगर पृथक निर्वाचन पद्धति नहीं होती तो देश का विभाजन नहीं होता। फिर आगे देखिए, सारी लाइनें हम पढ़ लेते हैं एक बार। वैसे यहाँ से कुछ ही लाइन इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाएंगी, वो हम आपको बताएंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कांग्रेस ने मेरा आंदोलन भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया। ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांतों एवं सिलहट जिले में जनमत सर्वेक्षण का प्रस्ताव वीपी मेनन ने बनाया था। फिर हम बात कर रहे हैं देश की आज़ादी का समारोह 14 अगस्त की रात को दिल्ली में हुआ था, जिसमें नेहरू ने प्रसिद्ध भाषण नियति के साथ भेंट दिया था। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में, और इसमें प्रसिद्ध भाषण नेहरू ने दिया था। और इसी समय हिंदुस्तान हमारा व जनगण मन एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने जनगण मन कब गाया था? ध्यान से देख लेंगे हम। देश की आज़ादी समारोह 14 अगस्त की रात को दिल्ली में हुआ था, जिसमें नेहरू ने प्रसिद्ध भाषण नियति के साथ भेंट दिया था। और इस समय हिंदुस्तान हमारा व जनगण मन एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। फिर हम आगे देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन 15 अगस्त को ही निश्चित किया था, क्योंकि 15 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान ने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन द्वितीय विश्व युद्ध में दक्षिण एशिया में मित्र राष्ट्रों के कमांडर इन चीफ यानी सेनापति था और माउंटबेटन ने अपनी जीत को यादगार बनाने के लिए 15 अगस्त का दिन ही चुना था। ठीक है, तो ये 15 अगस्त दिन इन्होंने इसीलिए चुना था। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम अभी और जान लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, कुछ विविध को हम अभी जानते हैं। ये तो आपके 1947 तक की बात हो गई, और जो चीज़ें छूटी हैं उनकी भी बात करेंगे, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे हम। तो बात करेंगे माउंटबेटन योजना। 22 मार्च 1947 जो माउंटबेटन था 22 मार्च को कहाँ बना? भारत का वायसराय बन गया था। और यह योजना जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश संसद में पारित कब की गई थी? 18 जनवरी 1947 को मंजूरी मिली थी। तो ये चीज़ें भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। हम जो चीज़ें हमारी छूटी हुई थी उनको भी देख लेते हैं। कुछ विविध चीज़ें, ये तो हमारा सीक्वेंस में हो गया, और कुछ चीज़ें छूट गई थी उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। विविध की बात करते हैं। देखिए, ये लाइन हमारी पहले ही आ गई है, जिससे हमें बाद में पढ़ना था। ठीक है, चलिए हम पहले ही पढ़ लेते हैं। ये कुछ विविध चीज़ें हैं, ये सीक्वेंस में आपका नहीं है। जो चीज़ें छूटी हैं, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। ठीक है, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट की बात करें, ये कब हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन भी हुआ था 1939 में। तो 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। जो हरिपुरा अधिवेशन था उसमें किससे चुना गया था? कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था।
और 1939 को त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष के पद पर उम्मीदवार बने थे। ये दूसरी बार क्या बने थे, उम्मीदवार बने थे, लेकिन वे क्या हुए थे, गांधी जी के पसंदीदा नहीं थे। और गांधी जी के पसंदीदा जो थे वो कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। इधर हमने लिखा है, रुकिए, हाँ, गांधी जी के पसंदीदा कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया थे। और उनको हरा दिया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, और दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए थे। इस हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार बताया। गांधी जी ने कहा था कि अगर सीतारामैया की हार होती है तो मेरी हार होगी। और चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छानुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया था, लेकिन गांधी जी ने सलाह देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और इस स्थिति में अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था, और उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पेट में। ठीक है, और पृथक कांग्रेस से पृथक होकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो यहाँ से जो आपका मेन क्वेश्चन बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और पूछा जाता है जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था तो उनकी जगह जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद किसे दिया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। तो ये चीज़ें हुई। चलिए हम अब आगे आते हैं। इसमें इतनी ही चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी। चलिए, त्रिपुरी संकट हो गया। फिर हम देखते हैं, ये कोई सीक्वेंस में नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बता दिया है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA 1924। HRA कब आया था, 1924 में आया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल ने HRA का गठन किया था। HRA का गठन किसने किया था, कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल ने। और किसने और किया था, हाँ, इन्होंने ही किया था। फिर बात करेंगे, सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन, इनकी क्या थी, पत्रिका पुस्तक थी। और रिवोल्यूशनरी, ये भी क्या थी, इनकी पुस्तक थी, किसी सचिंद्र नाथ सान्याल की, याद रखेंगे। और बंदी जीवन हिंदी भाषा में और गुरुमुखी भाषा में थी। बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की भागवत गीता कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की भागवत गीता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। फिर चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तिका लिखी थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर भगवती बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तिका लिखी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका HRA 1924। फिर हम आगे देखते हैं, काकोरी संयंत्र देख लेते हैं। चले पहले काकोरी संयंत्र देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं आगे। काकोरी षड्यंत्र जो हमारा छूट गया था, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है योगी जी ने नाम। ठीक है, काकोरी जो है, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया गया है। ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। तो लखनऊ के सहारनपुर ज़िले में काकोरी स्थान पर क्रांतिकारियों ने 8 डाउन ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया था। इसके आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में, रोशन लाल को इलाहाबाद जेल में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। तो ये आपसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कि इसमें जो है 8,000 रुपये लगभग लूटे थे। 8,000 का माल लूटा था इन लोगों ने, और उस समय 8,000 की भी कीमत बहुत बड़ी थी। तो क्या हुआ था, लखनऊ से सहारनपुर ज़िले में काकोरी स्थान पर क्रांतिकारियों ने 8 डाउन ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा था। और इसके आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में दी गई थी, रोशन लाल को इलाहाबाद में दिया गया था और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। और बिस्मिल का उपनाम अगर पूछा जाए तो पंडित था। ठीक है, और बिस्मिल के अंतिम शब्द क्या थे, कि अब मैं अपनी माँ का दूध लूँगा। ठीक है, अंतिम इच्छा के तौर पर बिस्मिल ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन का पतन हो। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर अशफाक उल्ला खां ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हम फिर से जन्म लेंगे और एकजुट होकर भारत माता की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देंगे। ये अशफाक उल्ला के शब्द थे। और 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में था। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। फिर बात करेंगे HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये कब आया था, 1928 में आया था। दिल्ली के फिरोजा कोटला में सितंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह के अनुरोध पर चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। अनुरोध किसका था, भगत सिंह का था, और नेतृत्व किसका था, चंद्रशेखर आज़ाद का था। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए नौजवान सभा की स्थापना कब की गई थी, 1926 में। कब की गई थी, किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह का शाब्दिक अर्थ है भाग्यशाली। HSRA का मुख्यालय लाहौर और आगरा में भी था। ये एक फौज का गठन चाहते थे ताकि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ा जा सकता है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया का निर्माण चाहते थे।
ठीक है, तो ये चीज़ें थी। फिर HSRA क्या था? एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें बहुमत से निर्णय लिया जाता था। साइमन कमीशन के विरोध में लाला जी पर लाठीचार्ज करने वाले लाहौर के अंग्रेज सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और चंद्रशेखर व राजगुरु ने इनकी हत्या कर दी थी। तो ये पूछा जाता है कि सैंडर्स की हत्या किसने किसने की थी? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर व राजगुरु ने हत्या कर दी थी। किस लिए? लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाने के विरोध में। ठीक है, फिर भगत सिंह पर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चलाया गया जो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। भगत सिंह मार्क्सवादी विचारों के समर्थक थे। भगत सिंह कहते थे कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने पर आती है और आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं। भगत सिंह ने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, भगत सिंह ने कहा था कि जनता ही जनता के लिए क्रांति खड़ी कर सकती है तथा क्रांति उस समय तक अधूरी है जब तक समाज के थोड़े लोग बहुसंख्यक लोगों का शोषण करते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा HSRA। फिर हम देखते हैं अल्फ्रेड पार्क। जब ये बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद, जब बाकी सभी को जो है फांसी दे गई थी, लेकिन आज़ाद वहाँ से क्या कर रहे थे? काकोरी कांड से भाग निकले थे। तो हम बात करेंगे कि 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, ठीक है, जिसका अब नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस अधीक्षक नाट बाबर ने घेर लिया। आज़ाद ने पुलिस से संघर्ष किया और अंत में शेष बची गोली स्वयं को आज़ाद कर लिया। ये अंग्रेजों के हाथों से मरना नहीं चाहते थे। और आज़ाद को बिस्मिल जो है, बिस्मिल पारा क्विक सिल्वर कहा। ठीक है, बिस्मिल ने क्या कहा? पारा क्विक सिल्वर कहा। राजगुरु चूहा के नाम से प्रसिद्ध थे, याद रखिएगा। ठीक है, भगत सिंह ने कहा था, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। तो ये किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। एक हुई थी आपकी वेवल योजना और शिमला सम्मेलन, ये 1945 में हुआ था। ये सब चीज़ें विविध वाली है, जो पीछे आपकी छूटी हैं वही चीज़ें हम ला रहे हैं। तो अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो की जगह लॉर्ड वेवल भारत के वायसराय बनकर आए। ठीक है, और इस समय भारत की स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण थी। 14 जून 1945 को वेवल द्वारा वेवल योजना प्रस्तुत की गई। वेवल योजना कब प्रस्तुत की गई? 14 जून 1945 को, और जिसके प्रावधान अधोलिखित थे। तो इसके प्रावधान भी हम कुछ देख लेते हैं। अधोलिखित यानी नीचे लिखे हैं। जो केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हो जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय हों, ऐसा इन्होंने कहा था। और कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी जिससे तब तक देश का शासन चलाना था और जब तक नए अस्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं हो जाती है। फिर हम आगे देखते हैं वेवल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु। ध्यान से सुनेगा, वेवल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने प्रतिनिधित्व किया था। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या हमने कहा है कि वेवल प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए जून 1945 में शिमला का आयोजन हुआ था, जिसमें 21 भारतीय राजनेताओं ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस की तरफ से जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिया था हिस्सा, और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्ताव था कि वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही लिए जाएंगे। तो इन्होंने, जिन्ना का मतलब क्या था कि जो भी सदस्य हैं सब मुस्लिम लीग से ही लिए जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग ही सभी मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और यह सम्मेलन की असफलता का मुख्य कारण बना। इन लोगों की जिद जो थी आपस की, ये सब चीज़ें गड़बड़ करती चली गई। और इसमें क्या था, गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया जबकि ये उपस्थित शिमला में ही थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी इन लोगों की। फिर बात करेंगे सैंडर्स की हत्या, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि 17 दिसंबर 1930 को, ठीक है, 17 दिसंबर 1930 को लाहौर पुलिस स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने जो है सैंडर्स की हत्या कर दी थी लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज के विरोध में। तो इसमें और भी कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। इसको देख लीजिए, ये कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। तो हम बात करेंगे HSRA के 2 सदस्य बटुकेश्वर दत्त व भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को, जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, सेफ्टी बिल, यानी जिसे उद्देश्य जनता विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना था, पर बहस चल रही थी, केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका गया। इनका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, सिर्फ डराना था। ठीक है, बम के साथ फेंके गए पर्चों में HSRA का संदेश था, इस प्रकार था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी। सेंट्रल बम कांड ये हो गया। और लाहौर षड्यंत्र केस 1929, तो इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। बात करेंगे हम 1929 में हुआ था।
एक सेकंड, हाँ, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ HSRA के अन्य सदस्यों पर भी मुकदमा चलाया गया। जेल में बंद क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल कर दी थी। ठीक है, भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास 64 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर मुकदमा चलाकर फांसी की सज़ा सुना दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर HSRA के एक सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस से ही मुस्लिम को चकमा देकर भाग गए थे। वे लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। इस तरह भारत में HSRA की गतिविधियाँ समाप्त हो गईं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम देखते हैं चटगांव शस्त्रागार कांड, ये भी इम्पोर्टेंट था, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। बंगाल में सूर्यसेन, ठीक है, बंगाल में सूर्यसेन जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता थे। ठीक है, बंगाल में सूर्यसेन, थोड़ा पेन नहीं चल रही है, एक सेकंड। बंगाल में सूर्यसेन जो थे, जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता थे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की। फिर आगे बात करते हैं चटगांव, जो कि बंगाल का एक बंदरगाह क्षेत्र था। सूर्यसेन वहाँ राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। लोग उन्हें प्यार से मास्टर दा कहते थे। पूछा जाता है कि मास्टर दा किसे कहा जाता है, तो सूर्यसेन को कहा जाता है। रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष और कल्पना दास आदि थे। फिर आगे हम बात करते हैं कि सूर्यसेन रिपब्लिक आर्मी, ठीक है, सूर्यसेन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों के साथ मिलकर चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर दिया। चटगांव शस्त्रागार पर हमला किसने किया था? सूर्यसेन ने रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों के साथ मिलकर किया था। और इसी समय क्रांतिकारी सदस्यों के इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम नारों के बीच सूर्यसेन ने तिरंगा फहराया और काम चलाऊं क्रांतिकारी सरकार का गठन कर दिया था। ठीक है, फिर बात करेंगे 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चलाया गया और अंततः 12 जनवरी 1934 को, ठीक है, अंततः जो है 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल की महिलाओं की भागीदारी रही। प्रीति वाडेकर की चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई थी। 1931 में सुनीति चौधरी तथा शांति घोष ने गोली मारकर एक जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। फरवरी 1932 को बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर को गोली मार दी थी। इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बढ़ने लगी थी। ज्ञातव्य होगी भीकाजी रुस्तम कामा ने भारतीय क्रांति, हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। जो भीकाजी कामा थी इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। इन्होंने ही 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय झंडे को फहराया था। तो पूछा जाता है कि विदेश की धरती पर सबसे पहले झंडा किसने फहराया था? तो भीकाजी कामा ने, मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। तो ये आपका समाप्त होता है, ये हमने अभी देख लिया ऊपर। तो ये आपका जो समाप्त होता है 1885 से, लगभग चीज़ें हमने ख़त्म कर दी है 1947। ठीक है, अब आपका हम इसमें केवल लेकर आएंगे 1857 की क्रांति, और उससे पहले हम कम से कम 200-250 क्वेश्चन आपके करेंगे जो यहाँ से आपके बनते हैं 200-250 क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर आपकी कोई भी चीज़ें छूटी भी हो तो वो भी कवर हो जाए, क्वेश्चन से चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो उम्मीद करते हैं क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।